की मेहनत से पढ़ाई करने की शुरू की और बैरिस्टर बनने के लिए काम करना शुरू किया, जिससे कि वो लंदन जाकर बैरिस्टर बने। और
दूसरे वकीलों से किताबें मांगकर पढ़ाई की। पटेल जी वर्षों अपने परिवार से दूर रहे। पटेल जी का विवाह झवेरवा के साथ हुआ और गोधरा में अपनी घर गृहस्थी बसाई। वल्लभ भाई पटेल, जो कि सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के राजनेता, अधिवक्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और राजनेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्हें भारत ही नहीं, अन्य जगहों पर भी हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रमुख। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। जो शरणार्थी पाकिस्तान से भागकर दिल्ली और पंजाब में आए थे, उनके लिए राहत का इंतजाम किया, जिससे कि शांति का माहौल कायम हो सके। उनका विशिष्ट काम था भारत का एकीकरण करना, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेश भारतीय देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित किया। कुल 565 रियासतों को अंग्रेजी आधिपत्य से छुड़ाया और 1947 में सभी देशी रियासतों को मिलिट्री ताकत से धमकी देकर उन्हें भारत में सम्मिलित किया। इसलिए लोग उन्हें सम्मान से भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। ये लो, मैंने सारी भूमिका बांधी, पर अभी तक आपको ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है, जिनके बारे में मैं इतनी सारी जानकारी रखती हूँ। तो लीजिए, मैं हूँ अनामिका और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की इकलौती बेटी मणि बहन का किरदार निभा रही हूँ। तो आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अर्थात अपने पिता के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगी और साथ में कुछ अपने बारे में भी बताऊंगी। मेरा जन्म गुजरात राज्य के बोरसद गांव खेड़ा जिले में हुआ और इसे अब आणंद जिला कहा जाता है। मेरे पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि महान नेताओं और देशभक्तों में से एक थे। मेरी माँ का नाम झवेरवा था। जब मैं 7 साल की थी, तभी मेरी माँ का निधन हो गया था। मेरा एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम दहिया भाई था। माँ की मृत्यु की खबर पापा को कोर्ट में एक एग्जामिनेशन के समय लगी। लोगों के अनुसार पापा ने नोट को पढ़ा और जेब में रखा और क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा किया। इस बात की खबर पापा ने अपने लोगों को कार्रवाई के बाद बताई। जब उन्हें प्लेग की बीमारी हुई तो उन्होंने हम लोगों को एक सुरक्षित जगह भेज दिया और खुद घर छोड़कर नाडियाड में अकेले रहने लगे। कई वर्षों पैसे बचाने के बाद पापा बहुत बड़े वकील बने। जब उन्होंने लंदन जाने के लिए पास और टिकट के लिए अप्लाई किया तो वो टिकट विजय पटेल के नाम से उनके बड़े भाई विट्ठल भाई के घर पहुंच गए, क्योंकि विजय पटेल और विजय पटेल दोनों ही नाम एक जैसे लगते थे। मतलब वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल और विट्ठल भाई झावेर भाई पटेल। एक समय
विट्ठल भाई का भी बहुत मन था लंदन में पढ़ने का। तो घर के परिवार के सदस्यों ने समझाया कि छोटा भाई बड़े भाई से पहले जाएगा तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, इसलिए अपने परिवार की इज्जत के लिए अपनी जगह अपने बड़े भाई को जाने की सहमति दे दी। बाद में 36 की उम्र में वो लंदन गए और मिडिल टेम्पल इनमें अपना नामांकन कराया। 36 महीने के कोर्स को उन्होंने 30 महीने में पूरा किया और अपनी क्लास में टॉप किया। और जबकि इससे पहले उन्होंने कभी भी कॉलेज अटेंड नहीं किया था। भारत वापस आने पर पापा अहमदाबाद में बस गए और शहर के सबसे बड़े बैरिस्टर बने। वो अपने सरल स्वभाव और व्यवहार से जाने जाते थे। पापा ने अपने बड़े भाई विट्ठल भाई से आपसी समझौता किया कि वो अहमदाबाद में रहकर परिवार को संभालेंगे और उन्हें राजनीति में घुसने के लिए समर्थन देंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पापा का पहला और बड़ा योगदान खेड़ा संघर्ष में हुआ, क्योंकि उन दिनों खेड़ा डिवीजन भयंकर प्लेग की चपेट में था और अंग्रेजी सरकार से किसानों ने भारी करों में छूट की मांग की, क्योंकि उन दिनों गांधी जी चंपारण आंदोलन में व्यस्त थे। आवाज आ रही है ना? क्योंकि उन दिनों गांधी जी चंपारण आंदोलन में व्यस्त थे, इसलिए ये जिम्मेदारी पापा को मिली और गांव-गांव जाकर लोगों की दिक्कतों को जाना और उन्हें एकता और अहिंसा के लिए प्रेरित किया। इस संघर्ष के दौरान अंग्रेजी सरकार ने उन्हें डराने के लिए पुलिस भेजी, उनके सामान को और उनके जमीन को जब्त कर लिया गया। इसमें उनके कई कार्यकर्ता और किसान गिरफ्तार हुए, लेकिन पापा को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। बाद में सरकार पापा से बातचीत करने के लिए मान गई और एक साल के लिए टैक्स को माफ कर दिया गया। ये पापा की पहली सफलता थी। बाद में खेड़ा, बोरसाद और बारदोली के किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। वे गुजरात के सबसे प्रभावी नेता बने। अपने समर्थकों के कहने पर पापा राजनीति में घुस गए और गांधी जी से मुलाकात के बाद उनमें मौलिक रूप से बदलाव आया और वो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ गए। पापा ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में साथ दिया और गुजरात राज्य का दौरा करके 3 लाख लोगों को जोड़ा और 15 लाख रुपए इकट्ठा किए। गुजरात में नशाबंदी, छुआछूत, जाति भेदभाव और महिला सशक्तिकरण पर बहुत काम किया। अहमदाबाद नगर पालिका के प्रेसिडेंट चुने गए। अहमदाबाद के और प्रेसिडेंट रहते हुए बिजली, पानी, जल निकासी का और स्कूलों के लिए बहुत काम किया। नागपुर और बारदोली के किसानों के साथ मिलकर खेड़ा और ब्लैक के लिए बहुत सत्याग्रह किया। पापा की बातचीत की वजह से बारदोली की औरतें उन्हें सरदार कहकर बुलाती थी। दांडी जुलूस के समय पापा गांधी जी के साथ गिरफ्तार हुए और छूटने के बाद कांग्रेस के अधिवेशन में वो अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद और लंदन की गोलमेज परिषद में असफल होने के बाद 1932 में
गांधी जी और पापा को गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल में कैद कर दिया गया, जहां दोनों के बीच में करीबी बढ़ी। जेल में रहते हुए पापा ने गांधी जी का बहुत ध्यान रखा और बाद में उन्हें नासिक जेल भेज दिया गया, जहां जब उन्हें सजा के दौरान उनके बड़े भाई के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें बहुत दुख पहुंचा। दूसरे विश्व युद्ध दौर शुरू होने पर श्री राजगोपालाचारी ने ब्रिटेन को पूरी तरह समर्थन देने का विचार रखा, लेकिन बदले में यदि ब्रिटेन भारत को आज़ादी देने का वचन दे। लेकिन गांधी जी ने अपने अहिंसक विचारों के कारण इसे समर्थन नहीं दिया और अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए अपने विचारों के साथ पप्पा गांधी जी के विचारों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन 1942 में पप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की सजा सुनाई गई। वे 1945 में जेल से रिहा हुए। जेल में रहते हुए पप्पा मुझे एक पत्र लिखा करते थे। मैं भी पूरी तरह से उनका समर्थन देती थी, क्योंकि देश के प्रति अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया। इसी समय आजादी की बात चलने लगी। शर्त स्वरूप अंग्रेजों ने 2 प्लान रखे। पहली शर्त, देशी राजा चाहे तो स्वायत्त रह सकते हैं, और दूसरी शर्त, भारत पाकिस्तान का बंटवारा। तो दोनों में कुछ तो स्वीकार करना ही था, इसलिए भारत पाकिस्तान बंटवारे के पक्ष में रहे। अंग्रेजों ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू जी को नेता मानते हुए उप प्रधानमंत्री, गृह सचिव और प्रसारण विभागों की जिम्मेदारी संभाल ली। भारत के यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पप्पा के पक्ष में थी, लेकिन गांधी जी के विचारों के इच्छा का आदर करते हुए उन्होंने अपने को प्रधानमंत्री की दौड़ से दूर रखा और नेहरू जी का समर्थन किया। लेकिन इसके बावजूद भी पंडित नेहरू जी और पप्पा में उनके तनाव बने ही रहते थे। कई अवसर पर तो दोनों ने अपने अपने पद को त्याग करने की धमकी तक दे दी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी और उप प्रधानमंत्री पटेल जी में आकाश पाताल का अंतर था। यद्यपि दोनों ने ही लंदन जाकर के बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। नेहरू जी प्राय सोचते रहते थे और पप्पा उसे तब तक कर डालते थे। पप्पा कहा करते थे, मैंने कला या विज्ञान की विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी। मेरा विकास तो कच्ची झोपड़ियों में, किसानों की खेतों की भूमि में और शहरों की गंदी गलियों में हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान ने पूरा पंजाब और पूरा बंगाल मांगा। पप्पा ने अपनी सूझबूझ से पाकिस्तान को समझाते हुए इन दोनों राज्यों के बंटवारे के लिए मना लिया। इससे देश की आवाम में पप्पा की स्वीकार्यता बढ़ी। तभी इसी समय जनसंख्या पलायन का वातावरण बढ़ रहा था। पप्पा ने राहत और खानपान और आयोजन का वो संभाला और सीमा पार जाकर पाकिस्तानी नेताओं को समझाते हुए
हिंदुओं, मुस्लिम और सिखों को समझाया कि हिंसा ना करे, नहीं तो हर तरफ से मारकाट होगी। इससे देश की आवाम में पप्पा की स्वीकारता बढ़ी। इसी समय उन्हें पता चला कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार उसे खरीदना चाहती है। वे उसी समय बेचैन उठे। उन्होंने अपना थैला उठाया और बीपी मैनन को साथ लिया और चल पड़े। वह उड़ीसा पहुंचे और 38 राजाओं से मिले। इसे सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जब कोई उनसे मिलने जाता था तो तोप छोड़कर सलामी दी जाती थी। पप्पा ने इन राजाओं की बादशाहत को आखिरी सलामी दी। इसी तरह से वो काठियावाड़ पहुंचे। वहां 250 रियासतें थी, सभी का एकीकरण किया। स्वतंत्र भारत में 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों को लौह पुरुष ने भारत में मिला दिया। बाद में जब जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया तो उसे भी 9 नवंबर 1947 तक उसे भी भारत में मिला दिया और 1948 में हैदराबाद के पुलिस कार्रवाई द्वारा उसे भी भारत में मिला दिया गया। यद्यपि अधिकांश पंडित नेहरू जी का कार्य क्षेत्र विदेश था, पर कई बार उन्हें उप प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश समिति की कैबिनेट में जाना होता था। यदि पप्पा की बात मानी गई होती तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म ना होता। 1950 में नेहरू जी को लिखे एक पत्र में पप्पा ने चीन तथा उस तिब्बत के प्रति नीति से सावधान किया था। चीन का रवैया कपटपूर्ण तथा विश्वासघाती है। उन्होंने यह भी लिखा था, तिब्बत पर चीन का कब्जा नई समस्याओं को जन्म देगा। उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी कूटनीति और दूरदर्शिता थी। ना कोई बम चला, ना कोई क्रांति हुई। जैसा कि डराया जा रहा था, विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी ना हुआ हो जिसने इतनी बड़ी रियासतों को एकीकरण करने का साहस किया हो। गोवा को लीजिए। गोवा के लिए आजादी के लिए के बारे में कई बार बताया। कैबिनेट वार्ता सुनने के पश्चात पप्पा ने केवल इतना कहा, क्या हम गोवा जाएंगे? केवल 2 घंटे की बात है। नेहरू जी इससे बहुत नाराज हुए। यदि पप्पा की बात मानी गई होती तो 1965 तक गोवा को आजादी की प्रतीक्षा न करनी पड़ती। जब पाकिस्तान की चालों से पप्पा बहुत सावधान रहते थे और विघटनकारी तत्वों से भी सावधान करते थे। उन्होंने बताया कि कश्मीर, चीन और तिब्बत, नेपाल को अगर उनकी बात मानी गई होती तो ये रियासतें भी शामिल हो जाती। नेहरू जी के, गांधी जी के पत्रों से
पप्पा को लिखे पत्रों में लिखा, रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी, यदि इसे करने में हल तुमने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता था। गुजरात के दूध वालों को बहुत शोषण होता था और इसके लिए उन्होंने शिकायत पटेल जी से की। पप्पा ने उनकी शिकायत को सहायता का आश्वासन दिया और सभी किसानों को एकजुट करके सहकारी समिति का गठन किया, जो आज अमूल ब्रांड के नाम से जानी जाती है। गृह मंत्री के रूप में भारतीय नागरिक सेवाएं ICS से भारतीय प्रशासनिक नागरिक सेवाएं यानी IAS बनाया। अंग्रेजों की सेवा करने वालों में उनमें विश्वास भरकर राजभक्ति से देशभक्ति की ओर मोड़ा। यदि पप्पा कुछ वर्ष और जीवित रहते तो नौकरशाही का पूर्ण कायाकल्प हो जाता। और इसी दिन एक दिन अचानक अत्यधिक भाग दौड़ के कारण पप्पा का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा और एक दिन अचानक उन्हें खून की खांसी हुई और मैंने अपनी सभी गतिविधियां और मीटिंग्स कम कर दी। और पप्पा के स्वास्थ्य के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। धीरे धीरे अपना विवेक भी खोने लगे थे और दूसरे हार्ट अटैक के बाद 15 दिसंबर 1950 में बिरला हाउस बंबई में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के लिए गिरगांव चौपाटी में रखना सुनिश्चित किया गया, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार आम आदमियों की तरह किया जाए। अतः सभी लोगों ने गिरगांव की जगह बदलकर सोनापुर मरीन लाइन करवा दिया, जहां माँ झवेरबेन और बड़े पप्पा विट्ठल भाई का अंतिम संस्कार हुआ था। इस समय श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू जी के साथ साथ 10 लाख लोगों ने अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। सम्मान में राष्ट्रीय शोक रखा गया। निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुस्तक रचना का अवकाश ही नहीं मिला।
लेकिन उनके पत्रों, टिप्पणियों और व्याख्यानों में बृहद साहित्य उपलब्ध है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी आंदोलन लौह पुरुष ने किए, उन सभी आंदोलनों में मेरा सहयोग महत्वपूर्ण रहा। भारत की चिंता करते करते गांधी जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर स्कूल की पढ़ाई के बाद अहमदाबाद आश्रम में राष्ट्र सेवा करती रही। भारत की स्वतंत्रता सेनानी और सांसद भी रही। वृद्धावस्था के समय मेरे पास पर्याप्त सामानों का भी अभाव था। मैंने सत्याग्रहों में कठोर पीड़ा सही और कारागार में रहते हुए भी पीड़ा सहती रही। आजीवन रहकर राष्ट्र के लिए सेवा करती रही। मैंने आजीवन अविवाहित रही और भारत की चिंता करते करते 26 मार्च 1990 में कमर मसद गांव, आणंद जिला, गुजरात में समाप्त हो गई। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में सरकार द्वारा लगाई गई विशालकाय मूर्ति गुजरात नर्मदा में स्थापित की गई। इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति, रखा गया। तो ये थी जीवन यात्रा मणिबेन पटेल और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आप लोगों को कैसी लगी?